नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चर्चाएं खास। और अपने इस बेहद खास प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं। और चर्चा के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बार फिर से प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत लोकसभा चुनावों के साथ। सर, लोकसभा चुनावों के 7 चरण कल 8 राज्यों में हुए मतदान के साथ संपन्न हो गए हैं और इन चुनावों के जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो भी 4 जून को आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं, तो आप इस सारे राजनीतिक परिदृश्य पर क्या कहेंगे? इससे पहले कि मैं एग्जिट पोल पे कोई टिप्पणी करूं जी, 18वीं लोकसभा के दौरान जो 7 चरण हुए उसमें चुनाव कर्मचारी जो उनकी 25 लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि लू और गर्मी के इस मौसम में उनकी वजह से। तो पहले उनके प्रति अपना नमन, उनके परिवारों से संवेदना। रही बात अब एग्जिट पोल की, तो इसमें एक बात सीधी है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के बागडोर एक बार फिर से उनके हाथ होगी। और 350 का जो उन्होंने आंकड़ा दिखाया है, और दूसरी तरफ ईडी के जो गठबंधन है उसको 150-160 के बीच में आ रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि 5-6% का ऊपर नीचे अंक हो सकता है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि सभी जो एग्जिट पोल जितने भी हैं उन्होंने एनडीए की जीत बताई है, तो ये एक्सेप्ट। अब ये जीत का सेहरा जो तत्काल रूप में जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी को जाएगा, उसके नेतृत्व को जाएगा। लेकिन इसकी इसकी गहराई से देखें तो ये एक जीत सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, उस विचारधारा की जीत है जो हमें ये संदेश देती है कि स्वयं से पहले परिवार, परिवार से पहले गांव, गांव से पहले राष्ट्र, राष्ट्रहित सबसे बड़ा है। ये वो सोच है। और ये जीत का दूसरा अर्थ और देखें तो आज से अगर 100 वर्ष पर पहले डॉक्टर हटगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनाए थे, जो इसी विचारधारा की प्रतिनिधित्व है, जिन्होंने एक राष्ट्र के प्रति अपना सपना देखा था। हजारों जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने अपना जीवन दान भी किया, आज भी दे रहे हैं, हजारों की संख्या में देश भर में एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। ये जो जीत होगी, ये उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ एक बड़ा कदम भी होगी। तो इसको इस और पीछे मैं जाऊँ तो आप ये देखें, ये जीत एक परिवर्तन भी है देश की सोच में, देश की राजनीतिक सोच में भी और सामाजिक सोच में भी। देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी स्टेटमेंट थी कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। अदरवाइज उनकी सोच कथनी करनी हिंदुत्व के साथ मेल नहीं खाती थी। लेकिन आज वो 15 साल रहे, ये 15वीं पारी शुरू करने जा रहे हैं मोदी, और ये गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो ये सोच जो परिवर्तन आया राजनीति में भी, सामाजिक, तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। बड़े धीमी गति से और सबके साथ लोगों की सोच में आया, समाज में आया, राजनीति। इसको समझने में विपक्ष फेल रहा। ये जीत का दूसरा अर्थ है कि उन्होंने मोदी को जो प्रतिनिधित्व करते थे कि विचारधारा को, सनातन को, हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को, उन्होंने मोदी को ही निशाना बनाया और मोदी ही इस केंद्र बिंदु रहे इस 18वीं लोकसभा में। समर्थन और विरोध सेंटर बिंदु मोदी बन के रह गए, बाकी मुद्दे जो थे वो गौन हो गए। जो उन्होंने, अगर विरोध पक्ष ने ये बात उठाई कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो तो ये सारी बातें थी कि एक तुष्टिकरण की नीति थी, क्योंकि मिनॉरिटी कम्युनिटी में भय पैदा करके उनके वोट लेने का। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उनको इस बात को गंभीरता से लिया नहीं, तो उसका परिणाम आज हमारे सामने है। तो ये एक है। बाकी अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक स्थिर सरकार, मोदी सरकार जब तीसरी दफा बनाएंगे तो राष्ट्र के हित में तो है ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फिर एक दफा भारत का जो प्रतिनिधित्व चेहरा है, जो राजनीतिक शक्ति है, उसका भी एक निखराव जो सामने आएगा। और ये एक भारत के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी मान और सम्मान की बात बनेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि एक स्थिर सरकार भारत में बनी और भारत के विकास की में एक मील पत्थर साबित होगी। मैं तो इसके हिसाब से देखता हूँ। ये जो अनुमान लगाए गए हैं, ये परिवर्तन परिणाम में भी होंगे। इसी को इस तरह से देखते हुए मैं ये देखता हूँ कि ये एक लंबी पिछले 100 वर्ष की जो एक
विचारधारा लेके चले थे लोग, मोदी सरकार उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। आज उसी की ये जीत है। सेरा बेशक मोदी के नाम पे, क्योंकि वो नेतृत्व वो कर रहे हैं, भाजपा उसका साथ चल रही है, तो ये सारी उस टीम को ही है। व्यक्ति विशेष तो एक कप्तान तो जो होता है उसके सेरा तो उसी के बनता है, बाकी ये टीम वर्क है। संघ के भी भाजपा के भी ये विचारधारा लेके जो चले, ये उसकी जीत है, मैं इसको समझता हूँ। जी। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे सुक्खू सरकार की। सर, हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं, तो अब पंजाब के जो नतीजे हैं वो पूरे देश पर, और हिमाचल के उपचुनाव की जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे सुक्खू सरकार पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा की जो 4 सीटों जो हिमाचल में है, वो लाभ वाली स्थिति भाजपा की है जी। उसमें एक शिमला ऊपर वाली जो सीट है, उसमें एक समझ सकते हैं कि जो सेव लॉबी है वो भाजपा से कुछ नाराज थी कि भाजपा ने जो कमिटमेंट की है थी सेब को प्राइस की एक्सपोर्ट की जाए उसको लेकर। अदरवाइज सारा जो है वो भाजपा के प्रो ही जा रहा है। जो परिणाम आएंगे, विशेष रूप से अनुराग और कंगना, ये स्थिति है। जब जहाँ तक आप 6 उपचुनाव विधानसभा के चुनाव, तो अगर विधानसभा चुनाव भाजपा के जीतते जाए तो इसका मतलब कि सुक्खू सरकार पर एक खतरे की घंटी लटक गई। बिल्कुल। खतरे के तलवार भी से कह लो, घंटी बज गई, क्योंकि उसके हिमाचल हम कांग्रेस में ऑलरेडी आंतरिक मतभेद तो बहुत ज़्यादा है। राजा ग्रुप और सुक्खू ग्रुप, मुझे पहले अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है, तो वो अब जो हार का, लोकसभा के हार का भी इनके सिर फूटेगा घड़ा, और उपचुनाव का तो वैसे अगर उपचुनाव हार जाते तो संख्या की गिनती भी विधानसभा में अंतर पाएगा, और उसके बाद फिर कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की डिमांड उठेगी, और सुक्खू सरकार को ये संभालना इस स्थिति को से फिर मेरे हिसाब से तो ये फिर सुक्खू सरकार की देर सवेर एक अपनी कुर्बानी होगी, नया नेतृत्व नहीं आएगी। इस हिसाब से जो हिमाचल की स्थिति बनती है। रही बात पंजाब की, पंजाब में राजनीतिक जो ये पहली दफा है कि 5 बड़ी पार्टियां अलग अलग रूप से अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले अगर देखें तो 8 कांग्रेस के थे एमपी, 2 अकाली दल के, 2 भाजपा के और 1 आम आदमी पार्टी के था, जो बाद में चले गया और मान जीत गए उस जगह से। तो उसके बाद बाई इलेक्शन पर चांस हुआ और फिर एक आ गया, रिंकू फिर बाद में बदल गई, स्थिति बड़ी। तो इन जो परिणाम जो दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के, तो उसमें एक चीज़ इंडिया ग्रुप के रूप में बताया जा रहा है कि इंडिया ग्रुप, क्योंकि इंडिया में आप और कांग्रेस दोनों ही हैं, तो उसमें 7, 8, 9 कांग्रेस की दिखा दें या आपकी जगह जो पार्टी है, तो कुल मिला के मैं सोचता हूँ कि इस सारी स्थिति में भाजपा क्योंकि भाजपा का विरोध मैक्सिमम किसान संगठन पिछले 3 साल से बहुत विरोध कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेकर लोकल नेताओं तक, उनके जो विधायकों के कपड़े भी फाड़े गए, उनके धरने भी लगाए गए, उनके इस चुनाव में भी हंस के तंबू उड़ा दिए सारे को, गाली भी दी दलितों को सारा। तो उसके बावजूद उनकी जो भाजपा की वोट परसेंटेज बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि भाजपा का जो एक मोदी का नेतृत्व, क्योंकि शहरी जो परसेंटेज देखने में जो आ रही है, शहरी मतदाता ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जो ग्रामीण मतदाता था उसकी वोट परसेंटेज कम हुई है, शहरों में 2-3% बढ़ी है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि इसका अभी परिणाम आने पे ही पता चलेगा कि किसने, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी, उसके कमिटेड वोटर है, वो किसके वोट काटती है। उसका वैसे तो कांग्रेस को पढ़ना चाहिए, कांग्रेस की जगह आम आदमी को पड़ता है, तो फिर कांग्रेस लाभ वाली स्थिति में होती है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। जो 22 के समय में आम आदमी पार्टी की एक लहर चली थी, वो लहर तो है नहीं, इस समय किसी की लहर नहीं थी। तो जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ इस समय डाउन गया, कांग्रेस को लाभ वाली स्थिति में है। भाजपा जो है वो शहरों में उसकी देखो, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना में कांटे की टक्कर है, गुरदासपुर और हुशियारपुर तो कहते जीतने वाली स्थिति में है। तो अकाली दल की जो स्थिति है बठिंडा में बेहतर है, बाकी सारी जगह पे उसकी कांटे की टक्कर, उसकी भी मतलब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई, कांटे की टक्कर में अस्तित्व की लड़ाई। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमृतपाल और सिमरजीत सिंह मान जी अकाली दल के वोट काटने वाले गर्म दलीय जितने भी हैं,
और तीसरा फरीदकोट में भी कैंडिडेट है, बेजन सिंह का बेटा जो है कातिल जो इंदिरा गांधी के उनके। तो ये तीन जो कैंडिडेट हैं, ये तीनों जो कैंडिडेट है अकाली दल की जो वोट बैंक को तोड़ेंगे, मतलब खींचेंगे अपनी तरफ। तो इसलिए अकाली दल कठिन स्थिति में, लेकिन परिणाम आने तक आप स्पष्ट रूप में किसी आंकड़े पे नहीं पहुंच सकते, ये बात मैंने। हाँ। पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा ने एक समझना जुआ खेला था, जो परिस्थितियों के अनुसार के उसने एक निर्णय लिया कि 13 सीटों पर लड़ना, और उसके लिए जो परिस्थितियां बनी थी उसको देखते हुए कहा जाता कि भाजपा की तरफ नहीं, पर उसके विपरीत आ रहे हैं। जो लोगों का जो मतदान है वो भाजपा के प्रति और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस आज भी लाभ वाली स्थिति में, क्योंकि अगर जो आम आदमी पार्टी से जो वोट पीछे बैठ खाया और जो अकालियों से वो कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए अभी तक जो स्थिति, पहले नंबर पे अगर कांग्रेस आ गई थी, दूसरी भाजपा, तीसरी आम आदमी पार्टी, दूसरी थी भाजपा, जो आम आदमी पार्टी, चौथी अकाली दल, और पांचवी जगह बहुजन समाज पार्टी। सीट अंक जैसे दिखा रही है कि दो दोनों की थी, वो अगर इसके बावजूद अगर 3 हो जाती है भाजपा, तो इसका मतलब कि जो 2027 में विधानसभा चुनाव आएंगे, ये स्थिति सारी 2027 के विधानसभा चुनावों को वो एक सामने संकेत देगी कि विधानसभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब की क्या परिस्थिति बनेगी। पर अभी तक जो किसी को एक भविष्यवाणी करनी एक जोखिम भरा काम है, तो उससे बचना भी चाहूँगा। पर ये कह सकता हूँ कि भाजपा पहले से बेहतर स्थिति में, कांग्रेस पहले से बेहतर। कांग्रेस अपने आप को, क्योंकि उसकी 8 थी, तो वो अगर 8 पे चाहते हैं तो कांग्रेस भी एक बेहतर स्थिति में है। जी, प्रोग्राम चर्चाए खास में आगे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ध्यान साधना की। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जो ध्यान साधना की है उस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं रखना चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए। लेकिन उधर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो इंडी को और कांग्रेस को, दोनों को उससे तकलीफ रहती है। तो आप इस सारे प्रकरण के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व पर विवेकानंद की व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में कहा था कि नर में नारायण है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तानियों को 50 वर्ष मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, गरीब को गरीब में नर में नारायण का रूप देखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की जो पर्सनालिटी है उस पर स्वामी विवेकानंद का असर है। उनकी जितनी भी योजनाएं बनी या बनाई उन्होंने पिछले 10 साल में, वो गरीबों के हित के लिए बनाई। किसी एक व्यक्ति विशेष या वर्ग को लेकर नहीं बनाई उन्होंने, सब गरीब वर्ग को ही सामने रखा। और उसी हिसाब से उसकी जितनी भी हैं योजनाएं अगर आप सरकार की देखें तो वो सारी गरीब के लिए बनी है, उसके हित को। तो वो उनका जो एक स्वामी विवेकानंद के प्रति जो एक आस्था है, या उसके लिए अगर वो 2 दिन गए हैं तो उस पर विवाद करना, जो खड़गे जी ने कहा, अगर हम पंजाब की बात करें या किसी दूसरे क्षेत्र की बात करें, हर कैंडिडेट, हर पार्टी का कैंडिडेट अपने आस्था के अंदर चुनावों के बीच भी गया, पर्चा भरने तक भी गया। अब हम गुरुद्वारे देख लें, मंदिर देख लें, वो हर कोई कैंडिडेट चुनावों के बीच में भी गया, पहले भी गया, बाद में भी गया। तो इसमें सिर्फ ये विरोध हुआ, और इसी को कांग्रेस का मैं समझता हूँ जब विपक्ष को नहीं समझ पा रही कि आज जब मोदी का सिर्फ विरोध करता है तो इसका मतलब राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, और वो ही उनके लिए नुकसानदेह, राजनीतिक रूप से भी नुकसानदेह है। क्योंकि मोदी एक गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करता ही है, राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ये परिवर्तन जो आया ना, ये परिवर्तन विपक्ष समझने में असफल हो रहा है। इसीलिए वो मोदी का निशाना अपने पुरानी उसी तुष्टिकरण वाली नीति पे चलते हैं। तो जो मैं कहता हूँ कि जो नेहरू का जो मैंने पहले रेफरेंस दिया है, तो वो नेहरू वाली सोच अभी भी एक्सीडेंटल हिंदू, ये भी अपने आप को उसी तरह मानते हैं कि नहीं, हम तो जो आपकी भाजपा और दूसरे जो था वो क्लियर कट उनकी सोच ही कि राष्ट्रवाद में चलना है। तो मोदी वहां से अपनी ऊर्जा लेने गए, समझो, अपनी आस्था, वो उस व्यक्तित्व को जिसको वो उनकी श्रद्धा है, भाव है, उसके वो गए, तो उसमें बुराई क्या है। उनका अपना नेता चुनावों के बाद बाहर चले जाता है तो उस पर क्यों करता है। बाकी जहाँ तक बड़े आदमी की बात है, बड़े आदमी प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, स्पीकर हैं या मुख्यमंत्री है, उनकी तबीयत भी खराब तो सुबह सुर्खी बनती है
ये आज उनको बुखार है, आज उनका पेट खराब है, आज फलाना खराब है। तो ये जो सेलिब्रिटी है, चाहे वो एक्टर है, चाहे पॉलिटिशियन है, जो खबर बनते, अगर ये ना करते तो खबर शायद ना बनती। जितना इन्होंने विरोध किया तो खबर बड़ी बन गई। यही कारण, ये इनको समझना चाहिए कि देखते सोच चुप करते तो बेहतर रहते। सर, जितना इन्होंने विरोध किया उतनी वो चर्चा ज्यादा होगी। ये इनकी समझने की बिल्कुल। गलती है। भगवान में आस्था सर हर इंसान के लिए जरूरी है। हाँ, वो हर कोई करता वो है। अपने बैटरी है, वो बैटरी चार्ज करने गया एक आदमी, अपने आस्था के केंद्र पे बिल्कुल। बैठा 45 घंटे बैठा, अपने देखे कोई साधारण चीज नहीं है, बिना खाए पिए आप बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये कोई ड्रामा तो नहीं कह सकते आप, ये आस्था की बात है। आप व्रत रखते हैं तो एक ऊर्जा आती है आपकी भावना प्रकट होती है, तो उसके हिसाब से लेना चाहिए। एक पॉजिटिव चीज को आप नेगेटिव रूप में जब पेश करते हो तो उसमें आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी गिरती है, साख कम होती है, आपकी छवि कमजोर होती है। ये विपक्ष समझने में अभी भी असफल रह रहा है, इसलिए उनको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुजरात के राजकोट में हुए दर्दनाक हादसे की। सर, गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में दर्दनाक हादसा हुआ। आग लगने से वहां पर 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में जो है वहाँ भी आग लगी और 8 नवजातों की मौत हो गई। तो इस हृदय विदारक घटना के लिए जिम्मेवार लोगों के बारे में जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लापरवाही पहली बार नहीं हुई। इससे पहले अगर आप दिल्ली में, आपको याद हो बाहर सिनेमा कांड हुआ था, उसके यहाँ पे हमारे पंजाब में अगर लें तो डब वाली का अग्निकांड हुआ था। उसमें बच्चे स्कूल के, डीएवी स्कूल के बच्चे थे शायद वो, तो वहाँ पे कार्यक्रम था। होता क्या है कि जो यहाँ पे राजकोट की आपने बात की, तो वहाँ ना एक गेम जो जोन बनाया हुआ था वो टेम्परेरी शर्ट जो लोहे की शीटें डाल के डाली हुई थी। ना तो वहाँ पे आग बुझाने का ना पूरे कर्मचारी थे, ना आने जाने की व्यवस्था पूरी थी। तो जब, और वहाँ पे 2000 लीटर डीजल पड़ा था, टायर पड़े थे, गेम जोन में टायर भी पड़े होते हैं। जब आग लगी, डीजल और टायर मिल गए तो फिर तो वो सारे तो इसी तरह बेबी केयर सेंटर की आपने बात करी है, इसको उसमें भी जो लाइसेंस में कल 4 बच्चों के रखने का था वो रखे हुए 7-8 से ज़्यादा। और होता क्या है कि एक तो धन कमाने के में, दूसरी ये लोकल जो प्रशासन है उनकी मिली भगती है। क्योंकि ये आप आज वो तो पुरानी बातें, करंट बात है। अगर आज आप अपने शहर में चले जाएं या किसी बड़े शहर में चले, मॉल चल जाएं, थिएटर चल जाएं, किसी में भी आग बुझाने का पूरा इंतजाम नहीं है। और उतनी कैपेसिटी में अगर कोई खतरे की घंटी आ जाए तो है ही नहीं, बचाव है ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक सोच है, हम आदमी के जो जीवन को उतना महत्व नहीं देते, पैसे की तरफ समाज की सोच। और जब इंसान के जीवन को हम महत्व नहीं देते तो फिर ऐसी लापरवाही भ्रष्टाचार का कारण भी बनती है। और भ्रष्टाचार के कारण, लापरवाही भ्रष्टाचार दोनों मिलके स्थानीय प्रशासन और पॉलिटिशियन या कुछ कह लें, वो सारा फिर अल्टीमेटली नुकसान इंसान के होता है जीवन। आज जो लापरवाही करते हैं या जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पता है उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। उनके बच्चे भी जाएंगे, उनको हॉस्पिटल एडमिट हो सकता है, गेम खेलने गया। तो ये एक समाज और सरकार दोनों स्तर पे आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि कितनी देर तक ये बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि ये पिछले 30 साल से इसी तरह चला, कोई अंतर नहीं आया। 2 दिन के 2 समाचार पत्रों में सुर्खी आएगी, हफ्ते बाद फिर उसी तरह सामान्य हो जाएगा। कि यहाँ पीछे देखे तो पुल भी गिरा था इसी तरह, उसमें टूटने के सारा। तो ये सारा स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार दोनों का एक मिक्सचर है, और एक जोड़ बनता है जो एक ऐसा विष चक्र बन जाता है कि जिसमें सारे आम आदमी उसमें पिसता रहता है और हाल कोई नहीं निकलता। तो ये एक अति चिंता की बात है जो स्थानीय प्रशासन और सरकार को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि एक मुद्दा बन के आगे आना चाहिए, पर अभी बना नहीं। क्योंकि इंसान की कीमत मैं समझता हूँ कि हम समझ नहीं पा रहे, या हमारी जो एक व्यवस्था है उसमें हमें सहाया नहीं जाना चाहिए। हमारी एक कमज़ोर पक्ष है समाज का जिस पे बहुत चिंतन की ज़रूरत है। और जो मैं समझता हूँ दोषी है, एक उनके प्रति जो कठोर दंड नहीं है, ये भी एक कारण है। क्योंकि न्यायपालिका में वो न्याय प्रक्रिया में घूमते रहते 10-10 साल, 20-20 साल, तब तक जो मरने वाले परिवार गरीब होते हैं अधिकतर, वो लड़ाई छोड़ जाते हैं बीच में, और फिर न्याय नहीं मिलता और बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये तत्काल न्याय की ज़रूरत है। जब तक कठोर दंड नहीं मिलेगा
तब तक मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान भी नहीं होगा। यही मैं कह सकता हूँ कि वो दुख की बात है। बिल्कुल। परिवारों के साथ संवेदना जिनके चले गए उनकी पूर्ति तो की नहीं जा सकती। बस यही है कि आगे ना हो, इसके लिए एक कठोर कदम सरकार भी उठाए और समाज भी सचेत रहे। यही कह सकता हूँ इस बारे में। आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर इसी खास प्रोग्राम में सर के साथ और विषयों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।